हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल। नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में जो ESIC है, ओके, ESIC मतलब क्या, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम के रिगार्डिंग आपके क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, ये क्वेश्चंस आज के हम लोग इस स्पेशल क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यह स्पेशल क्लास सीरीज का 5वां लेक्चर है। इसके पहले 4 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। चारों लेक्चर की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपने वो वीडियोस देखे नहीं होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो वीडियो की लिंक पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स ऑफ प्यूरपेरियल सेप्सिस आर फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला गया है, प्यूरपेरियल सेप्सिस के प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में ऐसा कौन सा फैक्टर नहीं है। ओके, दिए गए ऑप्शन में कौन सा नहीं है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, एक्सेप्ट पूछा गया है। तो देखिए, प्यूरपेरियल सेप्सिस का मतलब क्या होता है, जब जेनाइटल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है ड्यूरिंग द डिलीवरी। ओके, ड्यूरिंग डिलीवरी जब जेनाइटल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम लोग, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूरपेरियल सेप्सिस। तो प्यूरपेरियल सेप्सिस का क्या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर नहीं हो सकता है। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, मल्टीपैरिटी। ऑप्शन बी, रिपीटेड इंटरनल एग्जामिनेशन स्पेशली इन द केस ऑफ प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ऑप्शन सी, केसेस ऑफ मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। ऑप्शन डी, प्लासेंटा प्रीविया। तो देखिए दोस्तों, मल्टीपैरिटी में ऐसे जनरली कभी प्यूरपेरियल सेप्सिस होता है ऐसा कुछ होता, मतलब उसका एविडेंस नहीं है। ओके, लेकिन देखिए दोस्तों, रिपीटेड इंटरनल एग्जाम्स करते हैं तो वो कंडीशन में प्यूरपेरियल सेप्सिस हो सकता है। फिर उसके बाद में अगर मैन्युअली प्लेसेंटा रिमूव करते हैं तो वो कंडीशन में भी प्यूरपेरियल सेप्सिस हो सकता है। या फिर अगर प्लासेंटा प्रीविया है, ओके, तो प्लासेंटा प्रीविया की कंडीशन में भी प्यूरपेरियल सेप्सिस हो सकता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मल्टीपैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग। तो देखिए, कुछ सेंटेंस दी गई है। ओके, तो वो सेंटेंस हमें पढ़ना है और उसके बाद में क्या बोला गया है, विच ऑफ द अबो आर एसोसिएटेड विथ ओलिगोहाइड्रोमिनस। ओके, तो ओलिगोहाइड्रोमिनस मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, जो लिकर एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ओके, तो एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल होता है वो लेस देन 500 हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिगोहाइड्रोमिनस बोलते हैं। ओके, तो ओलिगोहाइड्रोमिनस में कौन से एसोसिएटेड है, कौन से सेंटेंस एसोसिएटेड है, वही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो सेंटेंस पढ़ते हैं। फीटल पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। तो देखिए दोस्तों, फीटल पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया होता है क्या, हाँ होता है। फिर उसके बाद में फीटल क्रोमोजोमल एनोमोलीज। तो देखिए, ओलिगोहाइड्रोमिनस में फीटल क्रोमोजोमल एनोमोलीज भी रहती है। फिर उसके बाद में प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इनहिबिटर्स भी रहता है। ओके, लेकिन उसके बाद में क्या बोला है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स ऑफ 15 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, अगर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स देखते हैं तो नॉर्मली कितना होता है, 5 to 25 ये लेवल होती है। ओके, नॉर्मली रेंज क्या होती है, 5 to 25, लेकिन यहाँ पर कितना है, 15 है। 15 मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा। ओके, तो नॉर्मल नहीं रहता है। ओके, एक तो डिक्रीज हो जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या हो जाता है, यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। तो ये क्वेश्चन, सॉरी, ये सेंटेंस रॉन्ग है। ओके, सो हमारा आंसर क्या रहेगा, सेंटेंस 1 करेक्ट है, सेंटेंस 2 करेक्ट है और सेंटेंस 3 करेक्ट है। तो मतलब 1, 2 एंड 3 हमारा आंसर रहेगा। ओके, सो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 1, 2 एंड 4 नहीं। ऑप्शन बी 2, 3 एंड 4 नहीं। ऑप्शन सी 1, 3 एंड 4 नहीं। ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। तो देखिए, हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन डी में। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर 20-year-old वुमन विथ नल्ली पैरस यूटेराइन प्रोलैप्स। तो देखिए दोस्तों, फीमेल की एज कितनी है, 20 ईयर्स है। ओके, लेकिन कैसा है, नल्ली पैरस है, कभी भी उसने कंसीव किया नहीं था और उसका यूटेराइन प्रोलैप्स हो चुका है। तो उसके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या रहेगी। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं, वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी विथ पेल्विक फ्लोर रिपेयर। ऑप्शन बी, एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी विथ पेल्विक फ्लोर रिपेयर। ऑप्शन सी, स्लिंग सर्जरी। ऑप्शन डी, ली फोर्टेज रिपेयर। तो देखिए दोस्तों, अगर यंग नल्ली पैरस वुमन है, ओके, यंग नल्ली पैरस वुमन है और सेकंड या फिर थर्ड डिग्री का अगर यूटोरो वजाइनल प्रोलैप्स हुआ है, तो वैसी कंडीशन में हम लोग एब्डोमिनल स्लिंग ऑपरेशन करते हैं। ओके, कौन सा ऑपरेशन करते हैं, एब्डोमिनल स्लिंग ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है स्लिंग सर्जरी। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अ 20-year-old प्राइमी ग्रेविडा
इज एडमिटेड विथ फुल टर्म प्रेगनेंसी एंड लेबर पेन्स। तो देखिए 20 ईयर्स प्राइमी ग्रेविडा है और वो फुल टर्म प्रेगनेंसी में है और लेबर पेन के साथ में वो एडमिट हुई है। एट 4 AM शी गोज इनटू एक्टिव फेज ऑफ लेबर विथ 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन। ओके, तो देखिए सुबह 4 बजे वो एक्टिव स्टेज में चली जाती है, एक्टिव फेज में चली जाती है और सर्वाइकल डायलेशन कितना रहता है, 4 सेंटीमीटर का रहता है। ओके, मेम्ब्रेनस रप्चर ड्यूरिंग पीवी एग्जामिनेशन। ओके, तो देखिए पीवी एग्जामिनेशन के वक्त मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है, शोविंग क्लियर लिक्विड। तो पीवी एग्जामिनेशन के वक्त क्लियर लिक्विड दिखाई देता है। अ रिपीट पीवी आफ्टर 4 आवर्स of good uterine contraction reveals a cervical dilatation of 5 सेंटीमीटर। फिर देखो दोस्तों, जैसे फिर से 4 घंटे बाद उसका पीवी किया जाता है। ओके, पीवी करने के बाद में यहाँ पर गुड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रहते हैं और सर्वाइकल डायलेटेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर रहता है। ओके, पहले कितना था, 4 सेंटीमीटर का था, फिर उसके बाद में फिर से 4 घंटे बाद देखते हैं तो 5 सेंटीमीटर का सर्वाइकल डायलेटेशन रहता है। तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या मैनेजमेंट करना चाहिए या फिर कौन सी स्टेप लेना चाहिए। सो ऑप्शन ए है रीअसेस आफ्टर 4 आवर्स, ऑप्शन बी इमीडिएट सीजराइन सेक्शन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन ड्रिप, ऑप्शन डी रीअसेस फॉर ऑसिपिटो पोस्टेरियर पोजीशन एंड सिफेलोपोल्विक डिस्प्रोपोर्शन। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये कंडीशन में जो यहाँ पर कैसी कंडीशन है, पहले 4 सेंटीमीटर का डायलेटेशन था लेकिन 4 घंटे बाद कितना है, 5 सेंटीमीटर का डायलेटेशन है। तो यहाँ पर लेबर का खास कुछ प्रोग्रेशन नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर सर्वाइकल डायलेटेशन हो रहा है। ओके, सर्वाइकल डायलेटेशन प्रेजेंट है, हो रहा है, लेकिन यहाँ पर लेबर का प्रोग्रेशन नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका जो कॉज हो सकता है, जो लेबर का प्रोग्रेशन नहीं दिखाई दे रहा, उसका कॉज क्या हो सकता है, एक तो ऑसिपिटो पोस्टेरियर पोजीशन हो सकता है या फिर सिफेलोपोल्विक डिस्प्रोपोर्शन हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रीअसेस करना पड़ेगा पेशेंट का। तो ओके, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, रीअसेस फॉर ऑसिपिटो पोस्टेरियर पोजीशन एंड सिफेलोपोल्विक डिस्प्रोपोर्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इमीडिएटली आफ्टर 3rd स्टेज ऑफ लेबर इन केस ऑफ फुल टर्म डिलीवरी द फंडस ऑफ द यूटेरस इज। तो देखिए दोस्तों, 3rd स्टेज ऑफ लेबर कंप्लीट हो चुका है, जो फुल टर्म डिलीवरी हुई थी। ओके, फुल टर्म लेबर था, उसमें 3rd स्टेज ऑफ लेबर कंप्लीट हो चुकी है। 3rd स्टेज ऑफ लेबर में क्या रहता है दोस्तों, सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा होता है। ओके, तो प्लासेंटा यहाँ पर क्या हो गया होगा, सेपरेट हुआ होगा। तो प्लासेंटा सेपरेट होने के बाद में जो फंडस की पोजीशन रहती है, ओके, फंडस ऑफ द यूटेरस का जो फंडस रहता है उसकी पोजीशन कहाँ पे रहेगी। ऑप्शन देखते हैं, एट द लेवल ऑफ झिपिस्टर्नम, ऑप्शन बी एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस, ऑप्शन सी बिलो द लेवल ऑफ अम्बिलिकस, ऑप्शन डी जस्ट अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमारी 3rd स्टेज कंप्लीट हो जाती है और प्लासेंटा रिमूव हो जाता है, तब जो यूटेरस रहता है वो ग्लोबुलर एंड फर्म होता है। ओके, कैसा होता है, ग्लोब्यूलर एंड फर्म होता है, और जो फंडल हाइट होती है ना, वो एट द लेवल ऑफ अम्बेलिकस होती है। ओके, कौन से लेवल पे रहता है, एट द लेवल ऑफ अम्बेलिकस। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, एट द लेवल ऑफ अम्बेलिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ शोल्डर डिस्टोसिया। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, शोल्डर डिस्टोसिया का कौन सा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो देखिए, अगर शोल्डर डिस्टोसिया के हम लोग कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं तो वो बेसिकली 2 टाइप्स के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एक होता है फीटल कॉम्प्लिकेशन, ओके, और सेकेंड क्या होता है, मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस। ओके, क्या होता है, मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस। तो फीटल कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या हो सकता है, एक तो ब्रैकियल प्लेक्सस की इंजुरी हो सकती है। ओके, जो ब्रैकियल प्लेक्सस होता है उसकी इंजुरी होती है। तो ये मोस्ट कॉमन है दोस्तों। ओके, क्या है, शोल्डर डिस्टोसिया का अगर कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, ब्रैकियल प्लेक्सस इंजुरी। फिर उसके बाद में ह्यूमेरस या फिर क्लैविकल का फ्रैक्चर हो सकता है। ओके, और उसके बाद में हाइपोक्सिक इस्चेमिया ब्रेन इंजुरी हो सकती है। ओके, हाइपोक्सिक इस्चेमिया ब्रेन इंजुरी हो सकती है। ये क्या, फीटल कॉम्प्लिकेशंस हो गए। मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो पोस्टपार्टम हिमोरेज हो सकता है। ओके, फिर उसके बाद में वजाइनल लैसरेशन हो सकता है,
या फिर उसके बाद में एनल टीयरिंग हो सकता है। वजाइनल लैसरेशन का मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, वजाइनल टीयरिंग हो जाता है। ओके, वो एनल टीयरिंग भी हो सकता है, इवन यूटेरस रप्चर भी हो सकता है। ओके, यूटेरस क्या हो सकता है, रप्चर भी हो सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है लैसरेशन ऑफ द बर्थ कैनल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया था कि वजाइनल लैसरेशन हो सकता है, तो ये तो रहेगा। फिर उसके बाद में पोस्टपार्टम हिमोरेज, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने बोला था पोस्टपार्टम हिमोरेज रहता है। फिर उसके बाद में फेशियल पाल्सी और ब्रैकियल प्लेक्सस पाल्सी। तो देखिए दोस्तों, फीटल कॉम्प्लिकेशन में अगर देखते तो ब्रैकियल प्लेक्सस इंजुरी जो होता है या फिर पाल्सी होता है, ये मोस्ट कॉमनली होता है। ओके, मोस्ट कॉमनली होता है। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, फेशियल पाल्सी नहीं होता है दोस्तों। शोल्डर डिस्टोसिया का कॉम्प्लिकेशन नहीं है फेशियल पाल्सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर शुड नॉट बी यूज्ड इन द पेशेंट विथ प्रीवियस लोअर सेगमेंट सीजराइन सेक्शन। तो देखिए दोस्तों, प्रीवियस ALS-CS हुआ है पेशेंट का। ओके, क्या हुआ है, लोअर सेगमेंट सीजराइन सेक्शन प्रीवियसली हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कौन सी मेथड यूज नहीं करेंगे फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर। ओके, तो देखते हैं ऑप्शन है वजाइनल प्रोस्टाग्लैंडिन जेल, ऑप्शन बी ओरल प्रोस्टाग्लैंडिन टैबलेट्स, ऑप्शन सी स्ट्रिपिंग ऑफ द मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन ड्रिप। तो देखिए दोस्तों, इस कंडीशन में अगर प्रीवियस ALS-CS हुआ है और हमें इंडक्शन ऑफ लेबर करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग ओरल प्रोस्टाग्लैंडिन टैबलेट्स नहीं देते हैं। ओके, क्या नहीं देते हैं, ओरल प्रोस्टाग्लैंडिन टैबलेट्स नहीं देते हैं। तो इसका रीजन क्या हो सकता है दोस्तों, जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं ना, वो यूटरस की हाइपरटोनिसिटी कर सकता है। ओके, क्या कर सकता है, हाइपरटोनिसिटी कर सकता है। हाइपरटोनिक यूटेरस हो सकता है, किसकी वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से। अगर यूटेरस हाइपरटोनिक हो गया तो उसकी वजह से जो स्कार था, ओके, जो स्कार था प्रीवियस ALS-CS का, जो स्कार था उसमें क्या हो सकता है, रप्चर होने के चांसेस होते हैं। ओके, ये स्कार के रप्चर होने के चांसेस होते हैं, तो उसकी वजह से हमें जो प्रीवियस ALS-CS के अगर पेशेंट है तो उसमें ओरल प्रोस्टाग्लैंडिन टैबलेट्स नहीं देते। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द कॉजेस फॉर सब इन्वोल्यूशन ऑफ द यूटेरस आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो देखिए, 3 कॉज रहेंगे और 1 कॉज नहीं रहेगा। जो नहीं रहेगा वही हमें फाइंड आउट करना है, किसका, सब इन्वोल्यूशन ऑफ द यूटेरस। तो सब इन्वोल्यूशन ऑफ द यूटेरस का मीनिंग क्या हो जाता है, जब डिलीवरी कंप्लीट होती है। ओके, डिलीवरी कंप्लीट होने के बाद में जब यूटेरस अपनी जगह पे प्रॉपरली आता नहीं है, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सब इन्वोल्यूशन ऑफ द यूटेरस। ओके, व्हेन यूटेरस डज नॉट रिटर्न बैक टू द नॉर्मल साइज। ओके, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सब इन्वोल्यूशन ऑफ द यूटेरस। ओके, तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए मल्टीपल प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी पेल्विक इन्फेक्शन, ऑप्शन डी इस्टेब्लिश्ड ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन डी रिटेन्ड प्लासेंटल फ्रैगमेंट्स। तो देखिए दोस्तों, जो इस्टेब्लिश्ड ब्रेस्ट फीडिंग इस्टेब्लिश करने की वजह से सब इन्वोल्यूशन नहीं होता है। ओके, सब इन्वोल्यूशन नहीं होता है, जबकि ब्रेस्ट फीडिंग अगर हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं तो वो प्रॉपर साइज में जल्दी से जल्दी रिटर्न बैक हो जाता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इस्टेब्लिश ब्रेस्ट फीडिंग। अगर अदर कॉजेस की हम लोग अगर बात करते हैं ना, तो ग्रैंड मल्टीपैरिटी हो गया, या फिर ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूटेरस हो गया। कौन सी कंडीशन में ये हो सकता है, ओवर डिस्टेंशन, ट्वीन की कंडीशन में हो सकता है, या फिर पॉलीहाइड्रोमिनस की कंडीशन में हो सकता है। इवन अगर यूटेराइन प्रोलैप्स हो गया, या फिर यूटेराइन फाइब्रॉइड हो गया, या फिर सीजेरियन सेक्शन हो गया, तो ऐसी कंडीशन में सब इन्वोल्यूशन ऑफ द यूटेरस हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ G2P1A1 प्रेजेंट विथ फुल टर्म प्रेगनेंसी। देखिए स्कोर कैसा है, G2P1A1 स्कोर है। ओके, तो उसमें क्या है, फुल टर्म प्रेगनेंसी है विथ ट्रांसवर्स लाई। तो देखिए दोस्तों, लाई कैसा है, यहाँ पर ट्रांसफर लाई है ऐसा। ओके, ट्रांसवर्स लाई में जो फीटस है वो है। ओके, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में लाई कैसा है, ट्रांसवर्स है। ऑन एग्जामिनेशन सर्विक्स इज 5 सेंटीमीटर डायलेटेड, मेम्ब्रेन्स आर इंटैक्ट एंड फीटल हार्ट साउंड्स आर रेगुलर। तो देखिए, अगर हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं तो सर्विक्स कैसी है, 5 सेंटीमीटर डायलेटेड है, मेम्ब्रेन्स जो है वो इंटैक्ट है, और फीटल हार्ट साउंड जो है वो रेगुलर है। द अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट वुड बी, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ले सकते हैं। ओके, सो देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वेट फॉर स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन एंड एक्सपल्शन, ऑप्शन बी एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन, ऑप्शन सी इंटरनल पोडेलिक वर्जन, ऑप्शन डी सीजराइन सेक्शन। तो देखिए दोस्तों, अगर
ट्रांसवर्स लाए है, देखिए ट्रांसवर्स लाए है ना, ऐसी सिचुएशन में हमें ऑलवेज सीजरियन सेक्शन के लिए जाना होता है। ओके, कौन सी इसके लिए जाना होता है? सीजरियन सेक्शन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सीजरियन सेक्शन। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर ट्रांसवर्स लाए है तो ये प्रेगनेंसी जो है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में हम लोग ऑलवेज सीजरियन सेक्शन को प्रीफर करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर द यूज ऑफ ओसीपी। तो देखिए दोस्तों, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, ओके, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछा गया है। ओके, तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी डायबिटीज, ऑप्शन डी इपिलेप्सी। तो वैसे तो दोस्तों ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के लिए ये चारों भी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं, लेकिन हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में? एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन बोला गया है। तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर बात करते हैं ना दोस्तों, तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है वो है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म में हम लोग क्यों नहीं देंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स? तो देखिए, जनरली जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं वो दो ड्रग से मिलकर बनते हैं। ओके, एक होता है इस्ट्रोजन और सेकेंड क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो इस्ट्रोजन होता है ना दोस्तों, ये क्या करता है? जो ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर का लेवल जो है वो इंक्रीज करता है। ओके, क्या करता है? इंक्रीजेस लेवल ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर का लेवल इंक्रीज करता है। अगर क्लॉटिंग फैक्टर का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों? मोर ब्लड क्लॉट्स विल बी फॉर्म्ड। ओके, जो ब्लड क्लॉट्स रहेंगे और ज्यादा फॉर्म होंगे, और ऑलरेडी पेशेंट को थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है। सो हम लोग क्या करेंगे? जो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के पेशेंट में बिल्कुल नहीं देंगे। ओके, एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सिपैल हेमाटोमाज आर मोस्ट कॉमनली फाउंड ओवर। तो देखिए दोस्तों, सिपैल हेमाटोमा की जो मोस्ट कॉमन साइट है वही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, सो देखिए, सिपैल हेमाटोमा मतलब कंडीशन क्या हो जाती है? जब ब्लड सब पेरोस्टियल स्पेसेस में जमा हो जाता है। ओके, एक्युमुलेट हो जाता है। सब पेरियोस्टियल स्पेसेस में अगर ब्लड एक्युमुलेट हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सिपैल हेमाटोमा। बेसिकली जो ब्लड जो रहता है बिटवीन स्कैल्प एंड जो फीटल स्कल होता है, ओके, फीटल स्कल के बीच की जो स्पेस रहती है, जो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? सब पेरोस्टियल स्पेस बोलते हैं। ओके, तो ये स्पेस में क्या हो जाता है? ब्लड एक्युमुलेट हो जाता है। ओके, तो ये मोस्ट कॉमनली कहां पर होता है? ऑप्शन ए फ्रंटल बोन, ऑप्शन बी टेम्पोरल बोन, ऑप्शन सी पैराइटल बोन, ऑप्शन डी एक्सिपिटल बोन। तो जो मोस्ट कॉमन साइट जो है ना सिपैल हेमाटोमा के दोस्तों, वो पैराइटल बोन है। ओके, मोस्ट कॉमनली कहां पर सिपैल हेमाटोमा होता है? पैराइटल बोन्स में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, रॉकिन-टैक्स की कस्टर हाउजर सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग मेयर रॉकिन-टास्की कस्टर हाउजर सिंड्रोम बोलते हैं। ओके, MRKH बोलते हैं इसको जनरली। तो ये MRKH क्या होता है? जनरली ये जो सिंड्रोम होता है दोस्तों, मोस्ट कॉमनली फीमेल में होता है। फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, ओके, फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, उसको ये जनरली अफेक्ट करता है। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्राइमरी अमिनोरिया विथ मुलेरियल अजेनेसिस, ऑप्शन बी रीनल एबनॉर्मेलिटीज, ऑप्शन सी नॉर्मल हार्मोन प्रोफाइल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, रॉकिन-टास्की कस्टर हाउजर सिंड्रोम जो होता है ना दोस्तों, इसमें ये तीनों भी चीजें प्रेजेंट रहती है। ओके, प्राइमरी अमिनोरिया विथ मुलेरियन एजेनेसिस, या फिर रीनल एबनॉर्मेलिटी, इवन हार्मोन प्रोफाइल जो होती है वो नॉर्मल रहती है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, नियोनेटल इन्फेक्शन इन हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडमिनिस्टरिंग। तो देखिए दोस्तों, एक वुमन है, प्रेग्नेंट वुमन है, और वो कैसी है? हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। ओके, बी पॉजिटिव, एक प्रेग्नेंट वुमन कैसी है? हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। अगर वो प्रेग्नेंट वुमन का हेपेटाइटिस का जो इन्फेक्शन है वो हमें प्रिवेंट करना है। किसमें? नियोनेट में। ओके, नियोनेट में प्रिवेंट करना है, नियोनेटल इन्फेक्शन हमें प्रिवेंट करना है। तो उसके लिए हमें क्या मेजर लेना पड़ेगा? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन,
ऑप्शन बी इम्यूनोग्लोबुलिन, ऑप्शन सी वैक्सीन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन, ऑप्शन डी कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो देखिए दोस्तों, अगर प्रेग्नेंट वुमन है और वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है और वो हमें उसका जो इन्फेक्शन है वो हमें नियोनेट में प्रिवेंट करना है, तो वैसी कंडीशन में हमें हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देना पड़ता है। ओके, क्या देना पड़ता है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, और उसके साथ में दोस्तों हम लोगों को इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी देना होता है। ओके, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी देना होता है और विद इन अ 12 आवर्स ये हमें देना पड़ता है। कब देना पड़ता है? विद इन अ 12 आवर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कार्सिनोमा ऑफ एंडोमेट्रियम इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर्स एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों, जो एंडोमेट्रियम का कार्सिनोमा होता है तो वो उसका जो एसोसिएटेड फैक्टर कौन सा नहीं है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ओबेसिटी, ऑप्शन बी डायबिटीज, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी मल्टीपैरिटी। तो देखिए दोस्तों, मल्टीपैरिटी में एंडोमेट्रियम कार्सिनोमा का रिस्क फैक्टर नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मल्टीपैरिटी। अदर रिस्क फैक्टर की अगर बात करते हैं ना दोस्तों, तो अदर रिस्क फैक्टर में जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया। ओके, इवन अगर टैमोक्सिफेन का यूज करते हैं। ओके, टैमोक्सिफेन ये जनरली किस में यूज होता है दोस्तों? टैमोक्सिफेन ये हम लोग जनरली जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए या फिर प्रोफाइलेक्टिक यूज करते हैं। इसका प्रोफाइलेक्टिक यूज किस में? जो ब्रेस्ट कैंसर नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग इसका प्रोफाइलेक्टिक यूज करते हैं टैमोक्सिन का। तो देखिए, अगर ब्रेस्ट कैंसर है पेशेंट को, या फिर हम लोग टैमोक्सिफेन का यूज़ करते हैं, या फिर पेशेंट नल्ली पैरस है, या फिर लेट मेनोपॉज हुआ है पेशेंट का, इवन अगर पेशेंट का जो इस्ट्रोजन लेवल है अगर वो इंक्रीज्ड है, हाई लेवल ऑफ इस्ट्रोजन है, तो वो कंडीशन में भी एंडोमेट्रियम का कार्सिनोमा होने के चांसेस होते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फीमेल स्टरीलाइजेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। तो देखिए, हमें क्या करना है? फीमेल स्टरीलाइजेशन करना है, लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशन रहेगी जिसमें हम लोग फीमेल स्टरीलाइजेशन नहीं करेंगे? ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हार्ट डिसीज, ऑप्शन बी डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो फीमेल स्टरीलाइजेशन है हार्ट डिसीज के कंडीशन में भी कर सकते हैं, डायबिटीज मेलाइटस की भी कंडीशन में कर सकते हैं, इवन अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो हाइपरटेंसिव की पेशेंट में भी हम लोग फीमेल स्टरीलाइजेशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लैप्रोस्कोपिक स्टरीलाइजेशन इज नॉट रिकमेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो देखिए, लैप्रोस्कोपिक स्टरीलाइजेशन कौन से पीरियड में नहीं करेंगे, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। इमीडिएट पोस्टपार्टम, ऑप्शन बी इंटरवल, ऑप्शन बी पोस्ट मेंस्ट्रुअल, ऑप्शन डी पोस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ एमटीपी। तो बेसिकली हमें अगर लैप्रोस्कोपिक स्टरीलाइजेशन करना है दोस्तों, तो ये हम लोग इमीडिएटली पोस्टपार्टम नहीं करते हैं। ओके, कब नहीं करते? इमीडिएटली पोस्टपार्टम नहीं करते। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अगर पोस्टपार्टम हो गया दोस्तों, पोस्टपार्टम के हम लोग 6 वीक लेटर कर सकते हैं। ओके, 6 वीक्स बाद हम लोग लैप्रोस्कोपिक स्टरीलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली पोस्टपार्टम नहीं कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी अमॉन्ग कॉन्ट्रासेप्टिव यूजर्स इज ऑब्जर्व्ड विथ। तो देखिए दोस्तों, जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूजर्स है उसमें हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी किस में दिखाई देता है? ऑप्शन ए कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जो कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज करते हैं उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी दिखता है क्या? या फिर ऑप्शन बी कॉपर टी इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेसर्ट इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ऑप्शन डी लिवोनर्जेस्ट्रॉल इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। तो देखिए दोस्तों, जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूजर्स है उसमें अगर हम लोग देखते हैं ना, तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी जो प्रोजेस्टासर्ट यूटेराइन डिवाइसेस होते हैं। ओके, बेसिकली ये क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन रहता है। ओके, प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग आईयूडीज रहते हैं, मतलब इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस रहते हैं। ओके, प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग आईयूडीज रहते हैं, उसमें मोस्ट कॉमनली हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी दिखाई देता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एट्रियल मिक्सोमा इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों,
एट्रियल मिक्सोमा में कौन सी कंडीशन नहीं दिखाई देती, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए फीवर, ऑप्शन बी वेट लॉस, ऑप्शन सी सिस्टोलिक मर्मर एट द अपेक्स, ऑप्शन डी सब उंगोल स्पिंक्टर हिमोरेज। ओके, तो देखिए दोस्तों, जो एट्रियल मिक्सोमा होता है उसमें हमें सिस्टोलिक मर्मर एट द अपेक्स नहीं दिखाई देता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए हमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जनरली जो एट्रियल मिक्सोमा होता है इसमें हमें प्री सिस्टोलिक मर्मर दिखाई देता है। ओके, सिस्टोलिक मर्मर नहीं दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, प्री सिस्टोलिक मर्मर दिखाई देता है। साथ ही में दोस्तों इसके साथ में डिस्निया ऑन एक्सर्शन रहता है। ओके, साथ ही में इसमें प्लेटिपनिया रहता है, पेशेंट में प्लेटिपनिया होता है, और पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया भी हो सकता है। इवन पेशेंट में डिजीनेस या फिर फेंटिंग या फिर पाल्पिटेशन या फिर चेस्ट पेन भी दिखाई देता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिस्ट 1 दी गई है और यहाँ पर लिस्ट 2 दी गई है। ओके, तो लिस्ट 1 में क्या दिया गया है, ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग्स। तो हम लोग अगर कार्डियक कंडीशन में अगर कुछ ऑस्कल्टेशन करते तो क्या क्या हमें फाइंडिंग्स मिलती है वो दी गई है। और सेकेंड इसमें क्या दिया गया है, कार्डियक कंडीशन। ओके, तो देखिए सेंटेंस 1 क्या है, वाइड फिक्स स्प्लिट इन द सेकेंड हार्ट साउंड। तो वाइड फिक्स्ड स्प्लिट जो रहता है सेकेंड हार्ट साउंड में, ये हमें दोस्तों एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में दिखाई देता है। ओके, कहाँ दिखाई देता है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहाँ पर लिखा दिया रहा है, ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये सेकेंड एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो ए के लिए कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में कंटिन्यूअस मशीनरी मर्मर। तो देखिए दोस्तों, कंटिन्यूअस मशीनरी मर्मर जो होता है ना, ये हमेशा पीडीए के पेशेंट में दिखाई देता है। पीडीए का मतलब क्या होता है दोस्तों, पैटर्न डक्टस आर्टेरियोसस। तो देखिए यहाँ पर हमें थर्ड नंबर पे पैटर्न डक्टस आर्टेरियोस दिखाई दे रहा है, तो ये बी के लिए कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में मफल्ड हार्ट साउंड। तो देखिए मफल्ड हार्ट साउंड जो होता है ना दोस्तों, ये हमें पेरिकार्डियल इफ्यूजन में दिखाई देते हैं। ओके, तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन 4th नंबर पे है, तो सी के लिए 4th कोड हो जाएगा। फिर उसके बाद में वाइड वेरिएबल स्प्लिट इन द सेकेंड हार्ट साउंड। तो देखिए यहाँ पर कैसे साउंड थे, फिक्स्ड स्प्लिट था, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, वाइड वेरिएबल स्प्लिट। तो वाइड वेरिएबल स्प्लिट जो होता है सेकेंड हार्ट साउंड में, वो हमेशा पल्मोनरी हाइपरटेंशन की कंडीशन में दिखाई देता है। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन किस में है, फर्स्ट सेंटेंस में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन डी के लिए कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमें कोड क्या मिले दोस्तों, 2341 कोड मिला है। ओके, क्या मिला है, 2341। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में ऑप्शन ए 24 दिखाई दे रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा दोस्तों। फिर उसके बाद में ऑप्शन बी है 2341। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर कोड मैच हो रहा है, 2341। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिस्ट 1 में कुछ इमरजेंसी ड्रग्स दिए गए हैं और लिस्ट 2 में क्लिनिकल कंडीशन दी गई है। तो कौन से क्लिनिकल कंडीशन में कौन सा इमरजेंसी ड्रग यूज करते हैं, यही हमें फाइंड आउट करना है और मैच करना है लिस्ट वाइज। ओके, सो पहला है अमाइडोरॉन। तो अमाइडोरॉन जो है ना दोस्तों, ये हम लोग वेंट्रिकुलर टकीकार्डिया की कंडीशन में यूज करते हैं। ओके, तो वेंट्रिकुलर टकीकार्डिया कहाँ दिखाई दे रहा है, हमें 3rd नंबर पे दिखाई दे रहा। तो ए के लिए कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में एडिनोसिन। ओके, तो एडिनोसिन जो है दोस्तों, वो पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टकीकार्डिया जो होता है, मतलब यहाँ पर 4 नंबर पे दिखाई दे रहा है हमें, उसमें दिखाई देता है। फिर उसके बाद में है डिगॉक्सिन। तो डिगॉक्सिन जो है ना दोस्तों, डिगॉक्सिन हम लोग किस में देते हैं, डिगॉक्सिन हम लोग जनरली एट्रियल फिब्रिलेशन में देते हैं। ओके, किस में देते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन। तो एट्रियल फिब्रिलेशन हमें सेकंड नंबर पे दिखाई दे रहा, तो सी के लिए कोड 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में है एट्रोपिन। तो एट्रोपिन हम लोग कौन सी कंडीशन में देते हैं, एवी ब्लॉक हो गया या फिर मोबिड्स टाइप 2 हो गया, उस कंडीशन में हम लोग एट्रोपिन देते हैं। सो हमें कोड क्या मिले हैं, 3421 मिला है। ओके, कौन सा मिला है, 3421। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। फिर उसके बाद में ऑप्शन बी भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों 3 4, तो देखिए यहाँ पर 3 2 लिखा है, तो सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसमें, ऑप्शन डी रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्लेप्सिला निमोनिया हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। तो देखिए क्लेप्सिलिया निमोनिया हो जाता है, ओके। तो क्लेप्सिलिया निमोनिया जनरली बेसिकली ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है दोस्तों। अगर ये बैक्टीरिया से निमोनिया हो जाता है तो हमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई नहीं देती है। ऑप्शन है ऑप्शन ए, अपर लोब आर फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व, ऑप्शन बी, निमेटोसिल में ऑकर कॉमनली, ऑप्शन सी, एम्पाइमा इज मच मोर कॉमन, ऑप्शन डी, लंग एब्सेस फॉर्मेशन इज वेरी अनकॉमन। तो देखिए दोस्तों लंग एब्सेस फॉर्म होता है, इसमें क्या होता है, लंग एब्सेस फॉर्मेशन होता है, अनकॉमन नहीं, कॉमन है। लंग एब्सेशन फॉर्मेशन क्या होता है, कॉमन है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक्सेप्ट पूछा था, ये गलत सेंटेंस है, अनकॉमन बोला है, बेसिकली ये कॉमन होता है, ओके। तो इसमें जो अपर लोब्स रहते हैं वो फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व तो होते ही है, निमेटोसिल भी रहता है और एम्पाइमा भी रहता है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ओके। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ लिस्ट 1 में डिसीजेस दिए गए हैं और लिस्ट 2 में एंटीजन लीडिंग टू हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। तो ये डिसीज की वजह से क्या हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस हो सकता है, ओके। पहला क्या है, बैगोसिस। तो बैगोसिस किस में होता है दोस्तों, बैगोसिस ये जो रहता है ना, ये हमेशा बैगोसिस का हमेशा याद रखना शुगर केन डस्ट में रहता है, ओके। किसकी वजह से होता है, शुगर केन डस्ट की वजह से। तो ए के लिए कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर है बैसिनोसिस। तो देखिए बैसिनोसिस जो है ना दोस्तों, ये हमें कॉटन इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उसमें दिखाई देता है। तो कॉटन हमें कौन से नंबर पे दिखाई दे रहा है, 3rd नंबर पे दिखाई दे रहा है। तो बी के लिए 3 हो जाएगा कोड। फिर उसके बाद में दोस्तों फार्मर्स लंग। तो फार्मर्स लंग जो होता है ना दोस्तों, ये मोल्डी हेज होते हैं, ओके। मोल्डी हेज की वजह से फार्मर लंग्स होते हैं। तो इसके लिए सी के लिए कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में वुड वर्कर्स लंग। तो वुड वर्कर्स लंग जो होते हैं ना दोस्तों, ये जनरली जो वुड इंडस्ट्री में काम करते हैं, एज लाइक ओक वुड हो गया, सीडर वुड हो गया, या फिर पाइन वुड हो गया। तो पाइन वुड का जो डस्ट होता है उसकी वजह से वुड वर्कर्स लंग होता है। तो इसके लिए कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा डी के लिए। तो हमें सीक्वेंस क्या मिला है, 4 3 2 1। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 4 3 2 1 दिखाई दे रहा है। तो हमें आंसर मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये बैसिनोसिस जो वर्ड दिखाई दे रहा है, ये बैसिनोसिस को ही हम लोग ब्राउन लंग डिसीज भी बोल सकते हैं, ओके। क्या बोल सकते हैं, ब्राउन लंग डिसीज बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग मंडे फीवर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मंडे फीवर भी बोल सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू बी एसोसिएटेड विद पल्मोनरी फाइब्रोसिस। सो ऑप्शन ए, कोल माइनर्स लंग, ऑप्शन बी, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, ऑप्शन सी, एस्बेस्टोसिस, ऑप्शन डी, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस। तो देखिए दोस्तों, पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो है ना, वो हमें प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस नहीं दिखाई देता है, ओके। क्या नहीं दिखाई देता है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। सो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड इन इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट सीवियर अस्थमा। तो देखिए दोस्तों, एक्यूट सीवियर अस्थमा का पेशेंट है, तो एक्यूट सीवियर अस्थमा में हम लोग जनरली जो ट्रीटमेंट मॉडलिटी फॉलो करते हैं उसको हम लोग सैबा बोलते हैं, ओके। SABA। सैबा क्या होता है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट, ओके। क्या होता है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट, ओके। बीटा अगोनिस्ट होता है। तो ये ट्रीटमेंट मॉडलिटी हम लोग एक्यूट सीवियर अस्थमा के लिए फॉलो करते हैं, ओके। तो इसमें क्या बोला गया है कि नॉट रिकमेंडेड, तो सैबा में कौन सा नॉट रिकमेंडेड रहेगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन, ऑप्शन बी, हाई डोजेस ऑफ इनहेल्ड B2 एड्रेनो रिसेप्टर एगोनिस्ट, ऑप्शन सी, सिस्टेमिक कार्टिकोस्टेरॉइड, ऑप्शन डी, इंट्रावेनस अमाइनोफाइलिन। तो देखिए दोस्तों, सैबा के ट्रीटमेंट में हम लोग जनरली इंट्रावेनस अमाइनोफाइलिन नहीं देते, ऑक्सीजन तो देना ही पड़ेगा। इवन जो बीटा अगोनिस्ट, देखिए यहाँ पर सीधा ये जो सैबा का जो फुल फॉर्म होता है उसमें बीटा अगोनिस्ट बोला है, ऑप्शन बी भी इंक्लूड रहेगा। फिर उसके बाद में सिस्टेमिक कार्टिकोस्टेरॉइड। तो देखिए दोस्तों, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए हमें सिस्टेमिक कार्टिकोस्टेरॉइड देना ही पड़ता है, लेकिन जो इंट्रावेनस अमाइनोफाइलिन जो होता है दोस्तों, ये ऐसा कुछ एज सच जो एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं करता है सैबा में, ओके। तो उसकी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ सिवियरिटी इन
इमीडिएट असेसमेंट ऑफ एक्यूट सीवियर अस्थमा। तो देखिए एक्यूट सीवियर अस्थमा का हम लोग असेसमेंट करते हैं, तो इसमें से कौन से फीचर्स प्रेजेंट रह सकते हैं। फर्स्ट है पल्स रेट मोर देन 110 पर मिनट, सेकंड है पल्सस पैराडॉक्सस, थर्ड है अनेबल टू स्पीक इन सेंटेंसेस। तो देखिए दोस्तों ये तीनों भी सेंटेंस करेक्ट है। अगर एक्यूट सीवियर अस्थमा का पेशेंट है तो उसमें हमेशा हमें टकीकार्डिया देखने को मिलता है। ओके, क्या देखने को मिलता है? टकीकार्डिया। तो जो पल्स रेट होता है वो 110 से ज़्यादा होता है, उसमें पल्सस पैराडॉक्सस भी रहता है, और पेशेंट जो रहता है सिंगल ब्रीद में, ओके, सिंगल ब्रीद में पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं पढ़ सकता या फिर बोल नहीं सकता। ये तीनों भी सेंटेंस करेक्ट है। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पर तीनों भी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो इसके लिए ऑप्शन क्या रहेगा, आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा, 1, 2 एंड 3 रहेगा। ओके, तो जो रेस्पिरेटरी रेट रहता है दोस्तों, इसमें अगर एक्यूट सीवियर अस्थमा की अगर बात करते हैं ना, तो रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 25 ब्रीथ्स पर मिनट होता है। ओके, कितना होता है? मोर देन 25 ब्रीथ्स पर मिनट। और इवन जो पेशेंट जो रहता है वो जो सेंटेंस रहता है वो कंप्लीट नहीं कर पाता सिंगल ब्रीथ में। ओके, वन ब्रीथ में नहीं कंप्लीट नहीं कर पाता है। ओके, सो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं। ओके, सो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसे लगा ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही में दोस्तों अगर आपकी कुछ क्वेरी होंगी वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करो। साथ ही में दोस्तों नर्सेज गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली आप तक पहुंच सके। इवन दोस्तों ये वीडियो आपके इतर साथियों को भी शेयर करो, ताकि सभी आपके जो दोस्त लोग हैं सभी को इस वीडियो का फायदा हो सके और आने वाली नर्सिंग ऑफिसर की ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम में उसका फायदा हो सके। ओके, सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।